हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। हिंदी में हम कृतिका का दोहरान कर रहे हैं और कृतिका का पाठ 3 एकांकी रीढ़ की हड्डी का हम अध्ययन कर रहे हैं। रीढ़ की हड्डी एकांकी के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। उन्होंने एक सामाजिक जो दायित्व और विचारधारा होता है उसको लेकर के ये नाटक लिखा है और यह एक विचार प्रधान एकांकी है। इसके अंतर्गत समाज में नारी की जो कुछ मतलब स्थिति अच्छी नहीं है उसको उन्होंने दर्शाया है। और वर्तमान में तो फिर भी नारी की स्थिति अच्छी है, लेकिन बहुत पहले के समय का ये एकांकी है। उस समय नारी की पढ़ाई लिखाई को ज़्यादा अच्छा नहीं समझा जाता था। तो आपने कल देखा भी था कि उमा ने बीए पास कर रखा है, लेकिन उसके पिता कह रहे हैं कि ये बीए पास करने की बात लड़के वालों को नहीं बतानी है ना। तो हमने इसके यही विचार प्रधान एकांकी है। लड़के वालों के स्वागत की तैयारी कल हमने कर ली थी। लड़के वाले आ रहे थे तो उस समय राम स्वरूप जी खुद तख्त को लगाना, बैठक पूरी तैयार कर रहे थे। राम स्वरूप जी ने तैयार की थी और अपनी पत्नी को भी काफ़ी मतलब अच्छे से समझा दिया था। उसके बाद में लड़के वालों का आना, लड़के वाले आ गए थे तो शंकर और उसके पिताजी गोपाल जी आते हैं। काफ़ी बातचीत होती है और उस कमरे में सितार भी रखा जाता है ताकि से उमा सितार बजा के दिखाएगी और ये पता लगे कि उमा को संगीत में भी रुचि है। उसके बाद में लड़के वालों का आना, तो लड़के वालों के आने पर काफ़ी बातचीत होती है। गोपाल जी, लड़के के पिता और लड़की के पिता राम स्वरूप जी आपस में अपने ज़माने की बातें करते हैं और अपने ज़माने की बातें करते हुए बताते हैं कि इस ज़माने से वो ज़माना कहीं बेहतर था जब माता पिता खुद ही रिश्ता तय कर देते थे। पढ़ने के, खाने के, पीने के और हर चीज़ के उस समय मौज मस्ती थी। और ये भी कहते हैं कि वो हमारा एक बहुत रंगीन जमाना हुआ करता था। अब आती है हमारा आज का टॉपिक, विवाह की बातचीत। राम स्वरूप जी और बैठे हुए हैं और गोपाल जी और उनका लड़का शंकर बैठे हैं। आओ भगत हो रही है उनकी। गोपाल जी कहते हैं कि अब बिजनेस की बातचीत हो जाए। लड़के का पिता, शंकर का पिता कहता है अब बिजनेस की बातचीत हो जाए। ये सुनते ही राम स्वरूप जी के पैरों तले जमीन खसक जाती है। जो व्यक्ति उन्हें तो बिजनेस की बात, मतलब वो विवाह को ही बिजनेस कह रहे हैं। जो दहेज प्रथा है उसके लिए वो बिजनेस कह रहे हैं। बोले अब बिजनेस की बात हो जाए। राम स्वरूप जी विवाह को बिजनेस कहे जाने पर चौंक जाते हैं, एकदम से चौंक जाते हैं। इस बीच राम स्वरूप जी चाय नाश्ता करने के लिए अंदर चले जाते हैं। वो उठ करके चले जाते हैं कि भाई ये व्यक्ति तो विवाह को, शादी जैसे पवित्र बंधन को बिजनेस कह रहा है, और वो अंदर चले जाते हैं। गोपाल प्रसाद अपने लड़के शंकर से कहते हैं कि आदमी भला है, हैसियत भी अच्छी है, अब पता चले कि उसकी लड़की कैसी है। वे शंकर को हिदायत देते हैं कि तुम अपनी कमर सीधी रखना, तुम अपनी कमर सीधी रखना, क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी में बैंड होता है। तुम कमर सीधी रखना और तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि तुम्हारी बैकबोन, इतना कहते हैं कि इतने में ही आ जाते हैं। कौन? लड़की चाय लेकर के आ जाते हैं। चाय औपचारिकता की बातें चलती है और गोपाल प्रसाद जी कहते हैं कि सरकार को खूबसूरती पर भी टैक्स लगा देना चाहिए। यदि औरतों पर ही अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के अनुसार टैक्स तय करने की बात छोड़ दे तो औरतें खुशी खुशी टैक्स दे देंगी। कहते हैं और मतलब सरकार को इतना टैक्स लगाती है तो औरतों की खूबसूरती पर टैक्स लगा देना चाहिए। तो जो ज़्यादा जितना खूबसूरत अपने आप को बताएगी वो उतना ही टैक्स देगी। इस तरह की बातें वो करते हैं। और उसके बाद में गोपाल प्रसाद जी राम स्वरूप जी से कहते हैं कि मेरे कानों में भनक पड़ी कि आपकी लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी है और इस कारण से आपकी लड़की की आंखों पे चश्मा लगा हुआ है। तो ये सुनकर के भी वो राम स्वरूप जी चौंक जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो वो खुद ही कहते हैं ऐसा तो नहीं है ना कि आपकी लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी है, क्योंकि ये बहुत ही अशोभनीय बात है कि राम स्वरूप जी के लिए भी है कि उन्होंने अपनी बच्ची की पढ़ाई लिखाई की बात विवाह की उसके लिए विवाह के चक्कर में छुपाई। और उधर से वो लड़के वाला भी पूछता है कि हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। नौकरी का काम है मर्दों का करना, मर्द नौकरी करते हैं और औरतें हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी अच्छी नहीं लगती। वो केवल घर का चूल्हा चौका और घर का काम करती हुई अच्छी लगती हैं। अगर औरतें ज़्यादा पढ़ने लग जाती हैं तो फिर वो पॉलिटिक्स पर बहस करती हैं, मार्केट ज़्यादा जाती हैं, है ना, और हर तरह का तर्क वितर्क करना सीख जाती हैं। इसलिए हमें केवल और केवल गृहस्थी का काम करने वाली लड़की चाहिए। राम स्वरूप जी उसकी इस बात का समर्थन करते हैं कि उच्च शिक्षा केवल पुरुषों के लिए ही है।
रामस्वरूप जी ने भी इस बात के लिए हाँ कह दी कि हाँ, उच्च शिक्षा और बाहर के काम केवल पुरुषों के लिए ही होने चाहिए। लड़के वालों द्वारा उमा को देखना। उमा आती है, उमा तस्त्री लिए हुए पान लेकर के जब उन लोगों के सामने आती है, उसकी आंखों पर चश्मा देख करके बाप बेटे दोनों चौंक जाते हैं कि अरे इसकी आंखों पे चश्मा, इसका मतलब ज्यादा पढ़ी लिखी है। गोपाल प्रसाद संदेह प्रकट करते हैं कहीं यह पढ़ाई के कारण तो चश्मा नहीं लग गया। रामस्वरूप जी साफ इनकार कर देते हैं, एक बार फिर से, पहले भी किया इनकार, एक बार फिर से इनकार कर देते हैं। गोपाल प्रसाद को उमा की चाल ढाल, चेहरे की जो छवि है वो सब पसंद आ जाती है ना। उमा सितार बजाती हुई मीरा का भजन भी गाती है, वो भी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। बोले बहुत तुम्हारी वाणी में बहुत मधुरता है। वैसे भी उमा तो सर्वगुण संपन्न लड़की थी। उमा में जो क्वालिटीज थी वो उन्हें कहीं ढूंढने से मिलने वाली नहीं थी। उमा के बराबर तो उनका लड़का कुछ भी 1% भी उनका लड़का उमा के बराबर लेवल में नहीं था, है ना। और ये बात वो जानते भी थे, लेकिन हमेशा अपना मतलब बात, अपना पहलू ऊपर रखना। तो उमा जो है सितार बजाते हुए मीरा का पद गाती है, तो बीच बीच में उसकी आंखें शंकर को झपटी सी आंखों से मिल जाती, तो वो बीच बीच में उसकी आंखें जब इधर उधर देखती है तो शंकर की आंखों से थोड़ी सी मिल जाती है। वह गाते गाते अचानक रुक जाती है। उसने उसी समय गाते गाते ही अचानक से उसने उस लड़के को पहचान लिया, शंकर को पहचान लिया, है ना। और उसकी आंखें एकदम से मिलती है और वो अचानक से गीत गाते हुए अचानक रुक जाती है। उसके पिता रामस्वरूप जी पेंटिंग की, सिलाई कढ़ाई आदि की उसकी निपुणता के बारे में बताते चले जाते हैं, है ना, कि ये सिलाई में भी निपुण है, होम साइंस में भी निपुण है, सारे काम घर के कर लेती है ना। और गोपाल प्रसाद उमा से पूछते हैं कि क्या तुमने कुछ इनाम वगैरह भी जीते हैं क्या? तब उमा चुप रहती है, उमा कुछ नहीं बोलती। अपने बेटे का तो मन ही मन सोचती है, अपने बेटे का तो होश नहीं है ना, और दूसरों की बेटी का मोल भाव करने के लिए चले हैं। रामस्वरूप जी ज्यादा जोर डालते हैं तो वह दृढ़ स्वर में कहने लगती है, मैं क्या हूँ, मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मैं तो लड़की हूँ, है ना। मुझे तो कुर्सी मेज की तरह आपने खरीदार बुला लिए हैं जो देख रहे हैं, उन्हें पसंद आऊंगी तो उन्हें बेच दिया जाएगा। बहुत गुस्से में वो काफी कुछ बुरा भला कहती है कि जैसे कुर्सी मेज की नीलामी होती है उस तरह से आपने मुझे इन लोगों को बुलाया जिनका अपना कोई भी कैरेक्टर नहीं है, जिनका अपना लड़का मतलब किसी काम का नहीं है, उन लोगों को आपने मुझे बुलाया है। और जैसे आलू मूली सब्जियां या फर्नीचर दिखाया जाता है उस तरह से आप इनको दिखा रहे हो। अच्छा, उसकी मेरी तो कोई इच्छा और अनिच्छा का कोई महत्व ही नहीं है, आपने मुझसे पूछा तक नहीं है कि मेरे को कोई मतलब मेरे मन में कोई विचार है या नहीं है, क्या मेरी पढ़ाई छुपाई जा रही है ना। क्या लड़कियों का दिल नहीं होता, है ना, लड़की को कुर्सी मेज की तरह चाहे जिसको आप सौंप दो, है ना। उनके कोई अरमान नहीं होते, उनके दिल में कोई ठेस नहीं पहुंचती है। और लड़के के बारे में क्यों नहीं पूछा जाता, लड़की के बारे में सारी बातें पूछते हैं तो लड़के के बारे में क्यों नहीं पूछता, है ना। ये जो साहबजादे बैठे हैं ना शंकर, है ना, लड़कियों के हॉस्टल के आसपास घूमते मिलते थे और इनको भगाया जाता था, बार बार इनको भगाया जाता था। और ये नौकरानी के पैरों में पड़कर मुंह छिपा के भागा करते थे। हॉस्टल में घुस गए थे तो नौकरानी के पैरों में मतलब पैर पकड़ लिए थे इन्होंने और मुंह छिपा कर भागे थे। मैंने बीए पास किया तो मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने कभी हॉस्टल के चक्कर नहीं निकाले, मैंने कभी कोई किसी से बदतमीजी नहीं की। तुम्हारा लड़का तो घोर बदतमीज है ना। और ये मेरे अपने मान का ख्याल है। मैं इतनी बातें इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे को भी अपना आत्मसम्मान प्यारा है। आप हर बात ही मेरे मतलब मान के खिलाफ कह रहे हो, मेरी इज्जत के खिलाफ कह रहे हो। मेरे को अपने आत्मसम्मान की बहुत रक्षा है। लड़के वालों ने जब ये बातें सुनी बहुत उन्हें गुस्सा भी आया। और असलियत तो उन्हें पता थी कि सच कह रही है लड़की, कि लड़का ऐसा ही है। लेकिन गोपाल प्रसाद जी क्रोधित हो जाते हैं और रामस्वरूप जी से कहते हैं आपने मेरे साथ धोखा किया है ना। बीए पास लड़की को आप मैट्रिक बता रहे थे, है ना। मैं तो चलता हूँ। आप दोनों बाप बेटे दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। उमा कहती है घर जाकर पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं है, क्योंकि वो कमर झुका करके चलता था। उसके कई बार लकड़ियां पड़ी थी, कई बार लोगों ने उसे मारा पीटा था। इसलिए बोले आपके लड़के की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, और नहीं है। मैं कहती हूँ नहीं है, आपके लड़के की बैकबोन है ही नहीं, ठीक है ना। गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी भरा क्रोध था। उस समय गोपाल प्रसाद ने कहा कि अरे लड़की को तो सब कुछ पता है। बेबस थे, कुछ नहीं बोल पा रहे थे, क्रोध भी आ रहा था और बेबस भी थे, है ना। और उसकी उमा की सारी बातें सुनते चले जा रहे थे और उनके लड़के के चेहरे पर रुलासापन आ रहा था, शंकर के चेहरे पर रुलासापन आ रहा था। और दोनों बाहर चले जाते हैं और उमा रोने लग जाती है। उमा को इसलिए रोना आता है कि उसके मम्मी पापा उसको समझ नहीं पा रहे हैं। आज जमाना बेटा बहुत बदल गया है। आज हर बात में बच्चों की, लड़के की, लड़की की सलाह ली जाती है। उसके बाद कहीं विवाह जैसे पवित्र बंधन
की या अन्य कोई भी बहुत जो अहम फैसले होते हैं उनमें माता पिता भी अपना फैसला सुनाते हैं, और होना भी यही चाहिए। लेकिन शंकर जैसे लड़कों की कोई कमी नहीं है दुनिया में, है ना, जिनके पास खुद के पास काबिलियत नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, लेकिन विवाह के समय वो ऐसे पैर पसारते हैं कि बस जैसे उनके पास कोई बहुत बड़ा खजाना हो, है ना। तो हमें ऐसी कुप्रथाओं को बंद करना है। लड़कियां नाज है समाज की, लड़कियों को पढ़ने से रोकना नहीं है। बीए पास है तो बीए पास है, एमएससी किया तो एमएससी किया, हमें उनकी पढ़ाई को छुपाना नहीं है ना। आज मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर सेंड करूंगी, आप कर लीजिएगा। थैंक यू।